प्रिय साथियों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया तरीके से होंगे। सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। आज की जो क्लास है वो बहुत ही जोरदार और क्रांतिकारी क्लास है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इन सालों में इस क्लास से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये मान लो आप लोग। आप लोगों को एसिड बेस कैटालिसिस पढ़ना है। पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही फास्ट फटाफट से कैटेलिस्ट के बारे में परिचय दिया था, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम थी। लेकिन ये जो वीडियो है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। यहाँ एसिड बेस कैटालिसिस, एक तो एसिड बेस कैटालिसिस और एक होता है एंजाइम कैटालिसिस। ये दोनों के दोनों पार्ट जो है वो काम के हैं। मैं इस वीडियो में एसिड बेस कैटालिसिस पढ़ाता हूँ, अगले वीडियो में आपको एंजाइम कैटालिसिस पढ़ाऊँगा। ये दोनों सीखने से पहले आप लोगों को SSA नाम के एक पॉइंट को सीखना होगा। तो आप ध्यान से पहले SSA सीखो, फिर मैं आपको एसिड बेस कैटालिसिस आपको बहुत ही ज़ोरदार तरीके से समझाऊंगा। ज़रा ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको SSA करवा देता हूं। हालांकि SSA जो है वो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी इसके बिना आप आगे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप SSA को समझो, और जब ये समझ में आ जाएगा तो एसिड बेस कैटालिसिस और एंजाइम कैटालिसिस बहुत ही आसान लगेगा आप लोगों को। तो ध्यान से देखिए। आइए इधर नज़रें आप लोगों की इस पॉइंट में गाड़ दो। SSA का पूरा नाम होता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ये स्टेडी यानी कम, ऐसा कुछ है। हिंदी नाम मेरे पूरा ध्यान में नहीं आ रहा इसका, अप्रोक्सीमेशन का। खैर कोई बात नहीं, आप SSA से याद रखना। पहले तो मैं आप लोगों को SSA की भूमिका बता देता हूँ, ये कब काम आएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिया कारक है, कोई भी रिएक्टेंट है R। ये R किसी X से रिएक्शन करता है और कोई मध्यवर्ती या कोई इंटरमीडिएट बनाता है I। और ये इंटरमीडिएट I जो है ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो जो SSA है ये इस इंटरमीडिएट से संबंधित है। SSA यह कहता है कि इंटरमीडिएट की सांद्रता में परिवर्तन की दर या इंटरमीडिएट की वेग का मान सदैव नियत रहता है। जो मध्यवर्ती बनता है वो यहाँ से इधर बन रहा है, वो यहाँ से इधर भी जा सकता है, यहाँ से इधर भी जा सकता है। तो SSA क्या कहता है कि इस मध्यवर्ती के बनने की दर वो क्रिया कारकों से यहाँ बन रहा है और यहाँ से या तो वापिस क्रिया कारकों में टूट रहा है या उत्पाद में टूट रहा है। तो एक तरफ से मध्यवर्ती की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और इन दो तरीकों से मध्यवर्ती की सांद्रता में कमी हो रही है। SSA कहता है कि मध्यवर्ती की सांद्रता में परिवर्तन नियत रहता है। मतलब जितना मध्यवर्ती बनता है उतना ही मध्यवर्ती टूट जाता है। बनने का एक ही रास्ता है, लेकिन टूटने के दो रास्ते। मध्यवर्ती पुनः क्रिया कारकों में टूट सकता है या उत्पादों में टूट सकता है, लेकिन जितना बनता है उतना ही टूट जाता है, जिससे इसकी सांद्रता में परिवर्तन की दर शून्य रहती है। यानी जो मध्यवर्ती है इसका वेग शून्य या नियत रहता है। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ये कहता है SSA कि जितना मध्यवर्ती बनता है उतना ही टूटता है, और मध्यवर्ती जो बनेगा उसकी सांद्रता बहुत ही कम होगी। मध्यवर्ती की सांद्रता कम होगी और सांद्रता में परिवर्तन
कांस्टेंट होगा या जीरो होगा, आप ऐसे मानो। तो आप पहले तो SSA के कुछ एक कंसेप्ट्स के बारे में लिखो। SSA ये बात कहता है कि अभिक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग द रिएक्शन, अभिक्रिया के दौरान मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट के सांद्रता में परिवर्तन की दर, सांद्रता में परिवर्तन की दर नियत रहती है, नियत तथा शून्य, मैं ऐसे लिख रहा हूं, तथा शून्य रहती है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैंने क्या लिखा है। मैंने ये लिखा है कि जो मध्यवर्ती है इसकी जो दर है, इंटरमीडिएट की दर di/dt वो जीरो रहेगी, और जीरो एक कांस्टेंट राशि है, ये कांस्टेंट भी रहेगी। ऐसा मैंने क्यों लिखा कि मध्यवर्ती की जो परिवर्तन की दर है या इसकी जो वेग है वो शून्य क्यों रहा। एक बार आप लोग समझो, आप लोगों ने क्या लिखा कि जो क्रिया कारक होते हैं वो इंटरमीडिएट बनाते हैं। जो इंटरमीडिएट है या जो मध्यवर्ती है वो या तो वापिस क्रिया कारक में टूटेगा या फिर ये उत्पाद यानी प्रोडक्ट में टूटेगा। तो जो मैंने रेड कलर से जो निशान किया है इसका मतलब बन तो ये रहा है इस रास्ते से, जितना बन रहा है उतना ही इन दो रास्तों से टूट रहा है। मान लीजिए इसके 4 अणु इसके बने मध्यवर्ती इंटरमीडिएट, हो सकता है 3 उत्पाद में बदल गए और एक पुनः क्रिया कारक में बदल गया। तो क्या हुआ, मध्यवर्ती के साथ जितना बना उतना ही वियोजित हो गया। तो SSA जो है वो ये कहता है कि मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती के बनने की दर, मध्यवर्ती के बनने की दर बराबर होगी, बराबर मध्यवर्ती के वियोजित होने की दर। मध्यवर्ती के वियोजित होने की दर, जितना इंटरमीडिएट बनेगा उतना ही वियोजित हो जाएगा। वियोजित होने की दर बराबर हो जाए तो आप कह सकते हैं कि मध्यवर्ती के बनने की दर को मान लो आपने x मान लिया और वियोजित होने की दर को मान लो आपने y मान लिया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x - y बराबर 0, और ऐसा ही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ठीक है जी। अगली बात सुनो। नंबर 3 बात यह है कि जो मध्यवर्ती है इसकी सांद्रता शून्य नहीं है। नंबर 3 बात, मध्यवर्ती की सांद्रता शून्य नहीं है। मध्यवर्ती की सांद्रता अल्प होती है, बहुत ही कम होती है, लेकिन शून्य नहीं होती, लेकिन शून्य नहीं होती। मतलब जो मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट है, इसकी सांद्रता कम है, शून्य नहीं है। आप कहोगे सर अभी तो आप यहाँ पर शून्य लिख रहे हो ना। अरे ये मैंने मध्यवर्ती की सांद्रता नहीं लिखी, मैंने मध्यवर्ती की सांद्रता में परिवर्तन की दर लिखी है। मैंने मध्यवर्ती के बनने की दर लिखी है कि मैंने सांद्रता लिखी है। तो जो इंटरमीडिएट है उसकी जो कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज नॉट इक्वल टू 0। इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन है वो 0 नहीं होती। जो मध्यवर्ती है इसकी सांद्रता अल्प होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि जो मध्यवर्ती होंगे वो अल्प समय के लिए बनते हैं। समझ गए आप लोग बात। तो एक चीज़ और लिख सकते हैं आप लोग कि जो इंटरमीडिएट हैं या मध्यवर्ती होते हैं ये अस्थायी होते हैं,
मध्यवर्ती अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और ये अल्प समय के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए बनते हैं। ये तो SSA की कुछ कंसेप्ट्स हैं। परीक्षा में कंसेप्ट आ सकता है, ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार एसिड बेस कैटालिसिस में 2018 में क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने आपको SSA पहले पढ़ाना उचित समझा है। अब आप लोग इस SSA के बेस पर कुछ एक क्वेश्चन से समझो। दो प्रकार के क्वेश्चंस SSA के बेस पर बनते हैं। एग्जाम्पल्स या उदाहरण जो भी हैं, दो प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ बन रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखो आप, पहला नंबर 1। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आता है दो प्रकार से। या तो आएगा मध्यवर्ती की सांद्रता ज्ञात की, या आएगा अभिक्रिया की दर ज्ञात। चलिए ठीक है। जैसे मान लो कोई क्रिया कारक है R, R नाम का कोई क्रिया कारक है। ये किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर के कोई एसिड, कोई बेस मान लो आप लोग, कोई क्षार मान लो आप लोग, P नाम का कोई बेस मान लो, इससे यह प्रेरित होकर के कोई इंटरमीडिएट बनाता है I नाम का, और इसका रेट कांस्टेंट K1 है। ठीक है। अब ये I जो है ये यदि रिवर्स में जाएगा तब इसका जो रेट कांस्टेंट है वो -1 है। यानी जो मध्यवर्ती है वो हो सकता है क्रिया कारकों में बदल जाए, और या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मध्यवर्ती है ये K2 रेट कांस्टेंट हो और ये प्रोडक्ट बना ले। R कोई क्रिया कारक है, P के साथ कोई रिएक्शन करके मध्यवर्ती I बनाता है। K1 ऐसी कंडीशन में रेट कांस्टेंट है, और यदि ये बैकवर्ड जाएगा I तो -1 के थ्रू वापिस भी जा सकता है, या K2 के द्वारा प्रोडक्ट भी बना सकता है। आप लोगों को यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं। पहले आप लोग जरा ध्यान से सुनो। पहले आप यहाँ ऐसे देखो, इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ध्यान से देखना भाई। अब मैं अभिक्रिया के वेग को R लिख देता हूँ। अब वेग का मतलब आपको प्रोडक्ट देखना है कहाँ बन रहा है, उत्पाद कहाँ बन रहा है। तो आप देखोगे सर प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट बन किस से रहा है? आप कहोगे सर ये प्रोडक्ट तो I से बन रहा है। तो जो अभिक्रिया की दर है वो इस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, और I से प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट कांस्टेंट K2 है। इसका मतलब ये होगा कि इस अभिक्रिया की जो दर होगी वो R बराबर K2 गुणा I होगी। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, और मैं ऐसे दे देता हूँ नाम कि मध्यवर्ती I की सांद्रता ज्ञात करना। अब देखना आप लोग खेल, I का मान की सांद्रता ज्ञात करना। मध्यवर्ती की सांद्रता ज्ञात करना। देखो मैं SSA लगाता हूँ। SSA से SSA क्या कहता है? SSA कहता है कि जितना I बनेगा उतना ही I टूटेगा। इंटरमीडिएट के बनने की दर बराबर होगा इंटरमीडिएट के वियोजित होने की दर। बनने की दर कहाँ है, बन कहाँ रहा है इंटरमीडिएट? आप देखोगे कि इंटरमीडिएट, तो अब देखो SSA लगाते हैं। कैसे लगाएंगे SSA? ये बन कैसे रहा है? I बन रहा है K1 के थ्रू और K1R इंटू B, इससे तो ये बन रहा है। ठीक है। टूट कैसे रहा है ये टूट रहा है K-1 के थ्रू I टूट रहा है, या फिर K2 के थ्रू I टूट रहा है। टूट रहा है कि नहीं टूट रहा? देखो
आर और बी से आई बन रहा है, k-1 से आई टूट रहा है, या फिर k2 से आई टूट रहा है। क्लियर? ठीक है। अब आप एक बात बताओ, क्या आई को यहाँ कॉमन ले सकते हैं? यदि आई को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा k1 r इंटू बी बराबर आई कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, k-1 प्लस k2। क्लियर? क्या कर दूं, यहीं पे कर देते। आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर k1 इंटू आर इंटू बी बटे k-1 प्लस के। आपको किसका मान निकालना था, ऐसे इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम समीकरण 1 व समीकरण 2 से यदि आप इस अभिक्रिया का वेग लिखना चाहोगे, R बराबर क्या आ जाएगा, K2 गुणा आई, और आई का मान ये है K2 K1 R D बटे k-1 प्लस k2। अब मान लो ये तो आ गया R। चलो अब ये कह देता कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, कोटि कितनी है, तो k2 k1 k-1 k2 ये तो सारा कांस्टेंट है। तो मैं इसको एक यदि k लिखूं इन सारों को, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ R इंटू बी। यहाँ R की घात 1 है, B की घात 1 है, इसका मतलब इस अभिक्रिया की कोटि n बराबर 2 है, यानी ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। R और B पर कांस्टेंट, इसका मतलब ये वाला स्टेप स्लो हो रहा है। आप लोगों को ये बात समझ में आई अच्छे से? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और करता हूँ थोड़ा, जो थोड़ा कॉन्जुगेट होगा। जो SSA है ये कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस के लिए काम आता है। मान लीजिए नंबर 2, कोई सबस्ट्रेट, कोई भी क्रिया कारक आप लोग मान लो R, और ये किसी, मान लो आप रिएक्शन कर रहा है कोई एसिड या बेस, मैं कुछ भी ले लेता हूँ ABC, और ये बना रहा है कोई इंटरमीडिएट C नाम का, प्लस में कुछ बन रहा है मान लीजिए D, और ये C प्लस D मिलकर के बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट P। यदि ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए तो मान लीजिए ये K1, ये k-1 और ये k2। आप लोगों को क्या करना है भाई, आप लोगों को करना है इस अभिक्रिया की रेट लिखनी है R बराबर k2 गुणा C इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोगों को देखना है इंटरमीडिएट कौन सा है, मध्यवर्ती कौन सा है, तो हमने यहाँ मध्यवर्ती लिया है C। ठीक है C, तो क्या होगा, मैं इस C की सांद्रता निकालता हूँ। C की सांद्रता निकालने के लिए SSA लगाएंगे। SSA से, SSA में कुछ नहीं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ऐसे लिखना है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कैसे लिखना है, K1 R इंटू AB बस बराबर k-1 C इंटू D प्लस k2 इंटू ये वाला पोर्शन C इंटू D। बस इतना सा दिमाग लगाना। और हो सकता है कई बार यहाँ D दिया भी ना जाए, न दिया जाए तो सीधा C लिख देना, मैं बता दूंगा आपको। अब यहाँ तो आप C और D दोनों को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा K1 R इंटू AB बराबर C इंटू D आ गया कॉमन, क्या बच गया k-1 प्लस में k2, तो C इंटू D बराबर क्या आ गया K1 R AB बराबर बटे k-1 प्लस k2, समीकरण नंबर 2। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1
वह इक्वेशन आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर K1 K2 सी डी की वैल्यू क्या है आर इंटू ए बी बटे K-1 प्लस K2 ये मान रख दो, कहानी खत्म। अभिक्रिया का वेग आ गया, आर आ गई। एस एस ए इस प्रकार से लगाई जा सकती है। हालांकि कुछ कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस भी होगी, जैसे यहाँ डी ना आए तब क्या करेंगे आप लोग, तब यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे, केवल सी की वैल्यू, सी कॉमन आ जाएगा तो K1D प्लस K2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा K-1D प्लस K2। ठीक है, ठीक है। अब क्या एस एस ए हमारे सिलेबस में है? नहीं है, लेकिन अब इससे आप लोगों को एसिड बेस कैटालिसिस समझ में आएगा। आपके सिलेबस में दिया है एसिड बेस कैटालिसिस, इसको आप हेडिंग डालिए एसिड बेस कैटालिसिस। ये काइनेटिक्स दिया है इसकी, का मतलब एसिड बेस कैटालिसिस की मैकेनिज्म नहीं दी, काइनेटिक्स दी है। मैं आप लोगों को काइनेटिक्स आराम से समझाऊंगा, बहुत ही ध्यान से समझना। इसकी काइनेटिक्स दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है या होगी, एक एक करके समझना। मान ला, मान लो, मान लो कोई सबस्ट्रेट है, एस नाम का कोई सबस्ट्रेट था। सबस्ट्रेट तो समझ गए होंगे आप लोग बात। यह सबस्ट्रेट किसी एसिड HA से रिएक्शन कर रहा था, HA से। H इसलिए लगाया कि H प्लस रिलीज करेगा ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके H प्लस को सबस्ट्रेट प्रकार से रिएक्ट कर रहा था SH प्लस, और प्लस में आ रहा था कोई A माइनस। अब ये जो SH प्लस है, ये SH प्लस, इस H प्लस से बन रहा था प्रोडक्ट, प्लस में जो एसिड है HA या जो भी आपने लिया कैटेलिस्ट, वो रिलीज हो रहा था। आप लोगों को कोई मतलब नहीं है आया कहाँ से, आपको तो ये मतलब है ये रिएक्शन दी है, तो रिएक्शन दी है, सबस्ट्रेट और एसिड रिएक्शन करके ऐसा कुछ बना रहे हैं। अब ये इधर जा रहा है, यहाँ मान लीजिए रेट कांस्टेंट K1 है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट K-1 है, और यहाँ पर रेट कांस्टेंट दिया है K2। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ जो मध्यवर्ती है वो कौन होगा। यदि आपको ये पूरा का पूरा मसाला नीचे दिया जाता तो आप मध्यवर्ती की पहचान हो सकता है ना कर पाते, लेकिन अब तो मध्यवर्ती SH है, SH प्लस ये जो भी है ये मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट है, अब आपको पहचान हो गई। ठीक है, प्रश्न में आप लोगों को क्या पूछेगा, इस अभिक्रिया की रेट बताइए, या यहाँ जो इंटरमीडिएट बना है उसकी कंसंट्रेशन बताइए कितनी है। 1 मिनट में बता देंगे। पहले तो हम लोग लिखते हैं इस अभिक्रिया की रेट क्या होगी, या अभिक्रिया की दर क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जहाँ प्रोडक्ट बनेगा वहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन लेनी है। प्रोडक्ट के थ्रू से बन रहा है, और के थ्रू से बन रहा है SH प्लस की कंसंट्रेशन में चेंज होने से बन रहा है, कोई बात नहीं, SH प्लस जो है इसकी कंसंट्रेशन में चेंज होने से बन रहा है, हमने 1 नंबर लगा दिया। यहाँ से रेट नहीं लेना है क्योंकि यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, कुछ उत्पाद बनेगा तभी तो आप लोगों को रेट लिखोगे ना, आप सीधी तो आप रेट लिख के करोगे कैसे। अब हम लोगों को SH प्लस जो है इसकी कंसंट्रेशन को ज्ञात करना है, तो जो इंटरमीडिएट बना है का मान ज्ञात करना, इसकी सांद्रता ज्ञात करना। ध्यान से समझोगे क्या, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझोगे तो अभी मैंने बताया खेल SSA का है कुछ नहीं, ये वाला मसाला बराबर ये वाला मसाला प्लस ये वाला मसाला, बस
क्या खेल बताया एस एस ए का? दो रिएक्शन दी है, एस प्लस एच ए बराबर K1 एस एच प्लस प्लस ए माइनस, फिर क्या दिया है आपको, एस एच प्लस बराबर प्रोडक्ट प्लस कुछ भी दिया हो आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे सामने वाले ने गाली भी निकाली है, अपने को कोई मतलब। अपने को क्या याद रखना है, अपने को याद रखना है ये वाला मसाला बराबर होगा ये प्लस ये, बस एस एस ए इतना ही है। तो देखो एस एस ए से स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से क्या कहता है एस एस ए, ये वाला मसाला यानी K1 सबस्ट्रेट इंटू एच ए। अब एक बार के पेपर में ए एच आ गयो, गुरुजी ये तो एच ए करायो, परीक्षा में ए एच आ गयो मैं के करा, अरे क्यों करना थे भाई, जिया लिखे बिया लिख दो, ज़्यादा टेंशन ना लियो, समझो। बराबर क्या होगा आगे वाला मसाला, K-1 इंटू एस एच प्लस ए माइनस प्लस में K2 गुणा एस एच प्लस K2 गुणा एस एच, बस एस एस ए इतनी है। कई जगह लिखा मिलेगा डी पी बटा डी टी बराबर 0 और ये माइनस और फिर उधर लाएंगे ये करेंगे, वो एस एस ए को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, कुछ है ही नहीं एस एस, इतना ही ये वाला बराबर ये वाला। क्या मैं भी इसको मिटो दूं? ठीक है सर। अब देखो आप, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ K1 एस गुणा एच ए बराबर कॉमन क्या रहा है एस एच प्लस बड़े ब्रैकेट में क्या आएगा K-1 इंटू ए माइनस प्लस में K2। अपन के चीज चाहिए गुरुजी, हलवो चाहिए, बनवा लो घरे, खा लो हलवो, अरे सॉरी। अब देखो आपको क्या वैल्यू चाहिए, एस एच प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, तो सामने पड़ी है, सामने तो आओ चलिए, है ये लो बटे K-1 ए माइनस प्लस K2, एस एच प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 2, क्या मैं R बराबर K2 एस एच प्लस है इसका मान रख सकता हूँ, यहाँ से रख सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में ये भी आ सकता है मध्यवर्ती की क्या सांद्रता होगी, तो ये तो होगी इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन। ऐसे भी आ सकता है इंटरमीडिएट की दर क्या होगी बनने की, तो वो होगी 0, क्योंकि इंटरमीडिएट जितना बनता है उतना ही टूट जाता है। तो इक्वेशन नंबर 1 हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 R इज इक्वल टू था K1 K2 एस एच ए बट्टे बट्टे K-1 ए माइनस इंटू K2, ये आ गई साथियों। K2 के तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, प्लस में K2 ये लगेगा। मैं आपको यहाँ एक बात बता रहा हूँ, कई प्रकार से रेट प्राप्त होते हैं, वेग प्राप्त होते हैं कई प्रकार से, क्योंकि दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ एक रेट प्राप्त हुआ, आपने इसकी कोटि निकाल दी 2 बड़े आराम से, आपको यहाँ कोटि आ गई 2, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते, सीधा नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, कैसे बताओगे? चलो मान ली बात ये 1 है, ये 1 है, 2 है, लेकिन नीचे भी तो ए माइनस की कंसंट्रेशन 1 आ रही है। अब इसकी अभिक्रिया की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे? जी टिकाओ, थोड़ा ठंडा पानी पियो आराम से और 2 मिनट समझो, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा।
आपने जो R बराबर लिखा है K1 K2 SHA बटे K-1 A-1 प्लस K, याद रखना इसको। आपने ऐसे लिखा है R बराबर K1 K2, या थोड़ा नीचे लिखूं, चलो R बराबर K1 K2, आगे क्या था SHA बटे K-1 A-1 प्लस K2, यही तो लिखा। ठीक है, यहाँ कुछ स्थितियां हो सकती है, कुछ कंडीशंस हो सकती है। स्थिति नंबर 1, यदि ऐसा हुआ कि K2 इज ग्रेट लेस देन, मान लो लेस देन K-1 या A-7 लिखो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, सीधा ही लिखते हैं कि K2 का मान K1 से बहुत कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। K1 का मान बहुत ही कम है, इतना कम है कि आप इस K-2 या K2 को इसमें जोड़ेंगे, यानी आप K2 में K-1 A- जोड़ेंगे तो ये लगभग K-1 इंटू A- आ जाएगा। भाई K2 की वैल्यू जो है वो बहुत कम है, शून्य मान लिया, शून्य मान ली, एक बन आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप लोग, तो ऐसे कर सकते हैं क्या, R बराबर K1 K2 S इंटू HA बटा, क्या शून्य हो गया, K2 गया, K-1 इंटू A-, या तो सही है क्या आप लोगों ने, A-। आप लोग अब बताओ इसकी कोटि कितनी होगी, आपके सामने रिएक्शन पड़ी है, आप जरा अब बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। बता सकते हो, अभी हम लोग इसकी जो है वो नहीं बता पाएंगे ऑर्डर, क्यों, क्योंकि अब A- को कहाँ करें, A- को कोटि में कैसे जोड़ें, क्यों, क्योंकि A- की कहानी तो कुछ ऐसी है, आ गई A- तो ये बन रहा है यहाँ पर, तो ये तो प्रोडक्ट आ रहा है एक प्रकार का, कोटि तो निकालेंगे वो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो आपको A- को ख़त्म करना पड़ेगा। A- को ख़त्म कैसे करें, कर सकते हैं आप लोग, महान है, देखो A- को ख़त्म ऐसे करेंगे, इसकी पहली कंडीशन पूरी होगी यहाँ पर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, A- की कंसंट्रेशन निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना भी इस फर्स्ट कंडीशन में, तो एसिड है HA, क्या वो ऐसे टूटेगा, H प्लस प्लस A- टूटेगा, तो क्या इसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ Ka बराबर H प्लस गुणा A- बटा HA, क्या ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ आपने उत्प्रेरक ना ये कौन सा लिया है, HA लिया है, हाँ ठीक है, तो जो HA है ये H प्लस प्लस A- में टूट गया, तो Ka बराबर क्या आ गया, H प्लस A- बटा HA, तो आपको यहाँ A- की वैल्यू चाहिए, अरे भाई साहब A- कब आ जाएगी, H प्लस इंटू A- बराबर Ka गुणा HA, तो A- बराबर क्या आ गया, A- बराबर आ गया Ka HA बटा
एच प्लस आ गया। अब देखो आप लोग ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। कंडीशन नंबर 1 ऐसे लगाते हैं इसको, ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियों में 1 नंबर बात। पहली स्थिति आ गई K2 की वैल्यू जो बहुत कम है। जब K2 की वैल्यू कम थी तब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि A-1 आ रहा था इसकी कंसंट्रेशन। इसको आप लोगों को हटाने के लिए आपने HA को वियोजित किया H प्लस। अब देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, HA जो होगा और H प्लस जो होगा उसमें थोड़ा फर्क होगा, अभी बताएंगे। अब A- की वैल्यू यहाँ से रखो तो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर K1 K2 S HA बटा K-1 इंटू KA HA बटा H प्लस। हो गया। अब कट क्या रहा है, कुछ कट रहा है सर, दिन कट रहे हैं और कुछ नहीं कट रहा। HA से HA कट रहा है, बचा क्या, R बराबर बराबर K1 K2 H प्लस बटे K-1 K-1 इंटू KA। और तो कुछ बचा ही नहीं, K1 K2 S और बच रहा है ऊपर, है ना, ठीक है, S इंटू KA। यदि मैं ये वाला पूरा मसाला एक रेट कांस्टेंट से व्यक्त करूं तो K इंटू H प्लस इंटू S। क्या आप लोग इस बात को समझ? अब क्या हो गया, जो रेट हो गया वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो H प्लस पर और एक S पर। गुरुजी H प्लस है ही को नहीं भाई साहब, यहाँ जो आपने एसिड लिया है ना HA, ये एसिड ऑटोमेटिक ही H प्लस और A- में टूटा हुआ पड़ा है। ये जो HA है ये सारा का सारा H प्लस A- में नहीं टूटता, कुछ H प्लस A- में टूट जाता है, थोड़ा बहुत शेष रह जाता है। जो शेष HA है इसको अवियोजित अम्ल बोलते हैं। अवियोजित अम्ल जो टूटा नहीं, और जो टूट गया उसको बोलते हैं वियोजित अम्ल। H प्लस को क्या बोलते हैं, डिसोसिएटेड एसिड या वियोजित अम्ल। तो यहाँ जो अभिक्रिया का वेग होगा, रेट ऑफ होगा, वो दो कारकों पर निर्भर करेगा। एक नंबर तो वो निर्भर करेगा वियोजित अम्ल की सांद्रता पर, डिसोसिएटेड एसिड की कंसंट्रेशन पर, वियोजित अम्ल की सांद्रता पर, और एक जो है वो रेट डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पर या क्रियाधर पर। तो इस प्रकार से ऐसी कंडीशन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 हो जाएगा। कब हो जाएगा 2, वो तब हो जाएगा जब आपके लिए K2 की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है। दूसरी कंडीशन ऐसी आती है सती नंबर सेकंड तब आती है जब K2 इज ग्रेटर देन K1 है। मतलब जो K2 की वैल्यू है वो K-1 से बहुत ज़्यादा है। K-1 है ना नीचे, K-1 से K2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो R का इसका मतलब क्या होगा, या K-1 A की जगह क्या आ जाएगा, केवल K2 आ जाएगा। आप ऐसे लिखो, ऐसी कंडीशन R बराबर K1 K2 बटा K2। K-1 इंटू A को तो उड़ा दो, K-1 A को तो उड़ा दो, जो बचा है क्या, SHA बचा है, SHA S इंटू HA बचा है, ठीक है, और तो कुछ बचा ही नहीं। और यहाँ कुछ कट रहा है K2 से K2, R बराबर K1 गुना S गुना HA। तो
क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ जो अभिक्रिया का वेग है वो किस पर निर्भर करेगा, एक तो सबस्ट्रेट की सांद्रता पर इंटू एक अवियोजित अम्ल की सांद्रता पर। HA का मतलब जो एसिड वियोजित नहीं हुआ, डिसोसिएट नहीं हुआ, उसकी सांद्रता पर, अवियोजित अम्ल की सांद्रता पर। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पर कोटि आज भी 2 है और कोटि पहले भी 2 थी, 1 और 1 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, पहले भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था। मुझे पता है ये एक बार आप लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेशन लगा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा दोबारा बता देता हूँ। सेम एग्जांपल लेता हूँ, इसी को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि ये ऐसे रिएक्शन करके कुछ ऐसे बना रहे हैं SH प्लस प्लस A माइनस, और जो SH प्लस है, SH प्लस जो है ये बना रहा है कोई प्रोडक्ट। यहाँ K1 है, यहाँ K माइनस 1 है, यहाँ K2 है, ऐसा कुछ चलता जा रहा है। तो जो K1 है, ध्यान से देखना, R इज इक्वल टू हो जाएगा K2 गुना SH प्लस, यानी रेट जो है वो SH प्लस इंटू K2 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अब SSA लगाओ, क्या आ जाएगा, K1 गुना S गुना HA बराबर K माइनस 1 गुना SH प्लस गुना A माइनस प्लस में K2 गुना SH प्लस। मैंने आप लोगों को SSA का खेल तो बता ही दिया कि कुछ भी करना ही नहीं है यहाँ पर। तो अब क्या हो जाएगा, K1 गुना S गुना HA, ये कर लिया, बराबर SH प्लस कॉमन आ गया, SH प्लस कॉमन आ गया तो बच गया K1 A माइनस 1 प्लस में आ गया K2। ठीक है, देखो आप लोग अब क्या करेंगे, SH प्लस की कंसंट्रेशन निकाल ली आप लोगों ने, ये लो SH प्लस, तो बराबर क्या आ जाएगा, K1 गुना S गुना HA बटा K माइनस 1 गुना A माइनस प्लस में K2। ये मान यहाँ रख दो, तो R बराबर क्या आ जाएगा, K2 गुना K1 गुना S गुना HA बटा K माइनस 1 A माइनस 1 प्लस में K2। अब आप लोगों ने क्या किया, कैसा टाइम पास किया, चलो ठीक है। अब आपने विशेष स्थिति लगा दी, पहली क्या स्थिति लगाई कि जो K2 है इसका मान लीजिए K1 से बहुत कम है, K माइनस 1 से, इससे K2 का मान बहुत कम है, तो K2 जीरो हो गया, K2 जीरो हो गया तो R बराबर आ गया K1 K2 S HA बटा K माइनस 1 गुना A माइनस 1। आपको गुरु जी वही तो बड़ो आवे कि आवे है, जदी तो मैं कराऊं इसमें क्या मैं माथो मारो हैं, अरे आवे, ठीक है। अब देखो यहाँ आप रेट पता नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि A माइनस तो यहाँ है, यदि आप कोटि निकालते तो यहाँ से निकालते, तो आपको A माइनस को ख़त्म करना पड़ेगा, A माइनस को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो HA है वो कुछ भाग H प्लस और A माइनस में टूटा हुआ था। आपने यहाँ से KA का मान निकाला, KA आ गया H प्लस गुना A माइनस बटा HA। ठीक है, ठीक है। अब A माइनस की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो H प्लस A माइनस बटा बराबर K गुना HA। अब देखो A माइनस बराबर क्या आ जाएगा, KA गुना HA बटा H प्लस, यही आएगा। ठीक है, आप लोगों को A माइनस का मान रख देना है, तो R बराबर K1 K2 S HA बटा K माइनस 1 गुना A माइनस, यानी KA गुना HA गुना H प्लस। बस और तो कुछ करना ही नहीं है। कट क्या रहा है, कट रहे हैं दिन, HA से HA कट गया, R बराबर K1 K2
एस एच प्लस बटे के माइनस वन गुना के ए। ये एक पूरा कोई कांस्टेंट मान लो आर सबस्ट्रेट के, और एच प्लस का मतलब ऐसा एसिड जो डिसोसिएट हो चुका, ऐसा अम्ल जिसका वियोजन हो चुका, उसकी कंसंट्रेशन का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 2। ठीक है, अब सेकंड बात देखो आप लोग। फर्स्ट ऐसी स्थिति, सेकंड इससे उल्टी करते हैं। बिया उल्टी कौन कू मैं कटी त्याठा उल्टी करने लाग जाओ तो ओंडेस्ट्रोन टैबलेट दो उल्टी करा। अब K1 को पहले आप लोगों ने ज़्यादा मानना, अब K1 को हराम खोर को ख़त्म करो, ये बड़ा परेशान कर रहा था। यदि आप इसको ख़त्म करोगे तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, K2 से K2 कट गया, K2 से K2 कट गया, तो R बराबर K1 इंटू एस गुना HA आ गया। ये लो, HA का मतलब ये अवियोजित एसिड है, वहाँ वियोजित हो गया था, यहाँ अवियोजित हो गया। इस प्रकार से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करतेगी। तो यहाँ इन दोनों कंडीशंस में या कोई कंडीशन हो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सदैव 2 आएगी यदि आपको ऐसी रिएक्शन दी जाए तो। ठीक है, पहला ये प्रकार था, ये पहले प्रकार की है। ये एसिड बेस कैटालिसिस में 2 प्रकार की काइनेटिक्स है, एक प्रकार की काइनेटिक्स मैंने आप लोगों को करवाई है। अब आप लोग देखो पी टाइप की काइनेटिक्स, पी टाइप की कोई काइनेटिक्स यानी दूसरी जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से हो रही है मैं देख रहा हूँ। हाँ, पी टाइप की ऐसी कोई काइनेटिक्स हो, जैसे मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है, इससे कोई ए एच प्लस ए एच जो भी आप लोगों को दिया जाए या ए एच दिया जाए, ये रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करके कोई इंटरमीडिएट बना रहे हैं, इंटरमीडिएट बन रहा है एस एच प्लस प्लस में आ रहा है ए माइनस। ठीक है, ये मान लो K1 है, ये मान लो K-1 है। अब जो है ये ऐसे भी दे सकता है, यहाँ इन दोनों से ही प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ K2, या वो ऐसे भी लिख सकता है इस रिएक्शन को, अथवा SH प्लस A माइनस, इससे K2 लेकर के वो प्रोडक्ट बनाए। तो जैसे आप लोगों को SSA में बताया, सेम वही परंपरा वही प्रथा है, कुछ भी कोई गलत नहीं है। आप लोगों को या क्या काम करना है, रेट बराबर K2 का SH प्लस इंटू A माइनस। चलिए, यदि ऐसे देते तो आप यहाँ से K2 लिख देते, हमें तो लिखना था। अब आप लोगों को SSA अप्लाई कर देना है। SSA से मैंने आप लोगों को SSA का खेल बता दिया, बड़ा ही सुंदर खेल है कि K1 गुना S गुना AH बराबर K-1 गुना SH प्लस गुना K-1 प्लस K2 गुना SH प्लस गुना A माइनस। क्या आप लोगों को यहाँ पर कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? क्या सर कॉमन नज़र आ रहा है? SH प्लस गुना A माइनस कॉमन आ गया और अंदर बच गया K-1 K2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से काम कर दो, तो सॉरी यहाँ आगे हल किया ही नहीं इसको। ठीक है, अब देखो क्या आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, आगे लिखना पड़ेगा SH प्लस प्लस A माइनस SH प्लस इंटू A माइनस बराबर SH प्लस A माइनस बराबर K1 SAH बराबर K1 SAH बटा K-1 प्लस K2, K-1 प्लस है K2, इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा K2 SH प्लस प्लस A माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा K1 K2
बाकी का ये पूरा मसाला लिख दो, KH बटा K -1 प्लस है K2, ये लो। अब नीचे जो कांस्टेंट है ये वाला पूरा का पूरा, इसको एक कांस्टेंट मान लो तो R बराबर K गुना S गुना KH आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो ऑर्डर आ रहा है वो 2 आ रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब एसिड बेस कैटालिसिस में चाहे किसी भी प्रकार की रिएक्शन हो, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, अभिक्रिया की कोटि आएगी वो सदैव 2 आएगी, हमेशा 2 आएगी। ऐसा आप लोगों को याद रखना है। क्या आप लोगों को एसिड बेस कैटालिसिस और SSA समझ में आया है? बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग एंजाइम कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही जोरदार तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय। हौसला कम न होगा तेरा तूफानों के सामने, हौसला कम न होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होगी ज़िंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। दोस्तों, आगाज़ हो चुका है होप एजुकेशन JMK में व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता केमिस्ट्री के लिए कोर्स का लॉन्च कर दिया है, जो 2499 रुपये में संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स मिलने जा रहा है शुरुआती 51 बच्चों के लिए। राजस्थान का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सिलेबस, जो पॉइंट वार तैयार किया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। मैं कह सकता हूँ राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ कोर्स यह साबित होने वाला है। इसलिए दोस्तों, अभी इंस्टॉल कीजिए होप एजुकेशन JMK ऐप और कीजिए तैयारी।